अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनरल नॉलेज का टेस्ट सीरीज विद आंसर प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप सभी से एक गुजारिश है कि कृपया करके पूरा वीडियो देखिए। इसमें 50 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपको अच्छा उत्साहवर्धन और ज्ञानवर्धन हो सके। इसी के साथ साथ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं BHU एज वेल एज अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी या भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज है, क्योंकि जीके की कोई सीमा नहीं होती, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इट इज़ अनलिमिटेड और हर दिन पता नहीं कितने सारे जीके के प्रश्न ऐड होते रहते हैं उस सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। इवन सेंट्रल हिंदू स्कूल के भी बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा कि व्हाट इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसके ऑप्शन हैं इंदिरा पॉइंट, कंचनजंगा, पामीर नॉट और इंदिरा कोल। पूरे संसार की छत किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा पामीर नॉट, जिसे हिंदी में पामीर का पठार भी कहते हैं। दिस इज 100% करेक्ट आंसर। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मार्क इट। चलते हैं आगे। ऑप्शन सी, पामीर नॉट इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। द इलस्ट्रियस नेम्स ऑफ आर्यभट्टा एंड वाराह मिहिर आर एसोसिएटेड विथ विच एज। इसके ऑप्शंस हैं गुप्ताज, कुशानाज, मौर्याज एंड पालाज। आर्यभट्ट और वराह मिहिर किस एज में थे? तो इसका सही उत्तर है गुप्ताज। और आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमर उनको कहते हैं, और ये भी बिहार के रहने वाले थे। मुझे फक्र है कि मैं भी बिहार का हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज दैट कि हु इज जनरली फेमस फॉर पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए किसे श्रेय जाता है, या कौन सा गवर्नर जनरल जो था वो इसको लेकर के आया था? तो इसका सही उत्तर इनमें से, इन ऑप्शंस में से लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन में से जो होगा वो होगा लॉर्ड रिपन। और 1882 में 1882 में वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के आए थे स्मूथ वर्किंग के लिए। चलते हैं आगे। 1882 में लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकर के आए थे। द फोर्थ क्वेश्चन सेज कि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ abolishes untouchability and forbid its practice in any form। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की प्रथा को कंप्लीटली फॉरबिड करता है, मना करता है? इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 16, 17, 18 एंड 15। तो इसका सही उत्तर है वो है आर्टिकल 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। इवन की यूपीएससी का एनडीए और सीडीएस एग्जाम में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पिछले 10 साल में। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 17 सेज की अनटचेबिलिटी जो है भारत में वो बिल्कुल मना होना चाहिए, छुआछूत की प्रथा को समाप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। इसके ऑप्शंस हैं मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जीना, शौकत अली और आगा खान। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है मोहम्मद इकबाल। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान जो शब्द का नाम दिया गया था, यह शब्द कॉइन किया गया था, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली के द्वारा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में किया गया था। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कहीं कहीं आपको रहमत अली भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसलिए मैं दोनों बातें आपको बता दिया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज कि इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज। द ऑप्शंस आर मोर देन एग्रीगेट डिमांड, लेस देन एग्रीगेट डिमांड, इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड और नन ऑफ दीज। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। महंगाई कब बढ़ती है? जब सप्लाई कम होती है मांग से या ज्यादा होती है। तो जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड मार्केट में किसी चीज का बढ़ता है तो वो जन्म देती है महंगाई को। उदाहरण के लिए प्याज को ही ले लीजिए। प्याज की सप्लाई कम हो रही थी
और उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा था, इसलिए 120 रुपये किलो तक प्याज अभी जल्दी हो गया था। हालांकि वापस लगभग 4 महीने के बाद वो कम हो गया है, 30-40 रुपये आ चुका है। ऑलराइट, तो उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा बिल्कुल, जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज कि विच इंडियन स्टेट हैज द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। प्रत्येक व्यक्ति की आय भारत के राज्यों में से सबसे कम कौन से राज्य में है? इसके ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एंड गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बिहार। देखिए, बिहार हर चीज में पीछे, जबकि बिहारी लोग बहुत मेहनती होते हैं। इवन मैं भी बिहारी हूं, और शिक्षा में सबसे पीछे, पर कैपिटा इनकम में पीछे, जब जो सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं उसमें भी बिहार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इसके लिए सिर्फ लोग जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है ये। क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है कि ब्लैक पगोडा इज इन। इसके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, श्रीलंका, मदुरै एंड कोणार्क। तो इसका सही उत्तर है ब्लैक पगोडा कहाँ है? ये कोणार्क में और ये ओडिशा में है। ब्लैक पगोडा इज नथिंग बट द सन टेम्पल, सूर्य मंदिर जो है वहां का उसी के पास में ब्लैक पगोडा है। और कई बार ये खूबसूरत है बहुत ही, कभी मौका मिले तो जरूर जाकर के देखिएगा, ब्लैक पगोडा इन कोणार्क, ओडिशा। द मीटिंग ऑफ राज्यसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर। तो राज्यसभा की जो मीटिंग होती है वो प्रिसाइड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। तो ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो या चेयरमैन होते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स करने में इनमें से कौन सी फसल ज्यादा मदद करती है? इसके ऑप्शंस हैं राइस, व्हीट, लेग्यूम्स एंड मेज। तो लेग्यूम प्लांट्स वो होते हैं जिनके जड़ों में रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन को फिक्स करने की चीजें होती है, एंड दैट इज वाई इसके अंदर ज्यादा दलहन फसल आती है जो फसल मतलब दाल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि चना, मसूर, ये सारी चीजें, दैट आर कॉल्ड लेग्यूम्स। ऑलराइट, तो और ये खास करके रबी फसलें होती है, खरीफ नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है कि डेट्रॉइट इज इन यूएसए इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? इसके ऑप्शंस हैं मोटर कार, लाइट्स, एरोप्लेन्स और रॉकेट्स। तो डेट्रॉइट जो है वो मोटर कार के लिए फेमस है। आपने फोर्ड और फिएट जैसी कार कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, वो यही उत्पादन होती है डेट्रॉइट में, जो कि यूएसए में है। आगे चलते हैं। द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू बैकवर्ड स्टेट्स, जुडिशियरी, प्रेस और टी स्टेट्स। तो इसका सही उत्तर है प्रेस या जर्नलिज्म कह सकते हैं। जर्नलिज्म इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये 3 पिलर हैं, और चौथा जो है पिलर उसका नाम है आपका प्रेस एंड जर्नलिज्म। तो मुझे थोड़ा फक्र है इस बात का कि मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूं और अभी फिलहाल मैं पत्रकार भी हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि एट विच प्लेस डिड राजीव गांधी डाई फॉर ह्यूमन बॉम्ब एक्सप्लोजन। राजीव गांधी को कहां पे मारा गया था इस एक षड्यंत्र के जरिए ह्यूमन बॉम्ब एक्सप्लोजन के रूप में? न्यू दिल्ली, चेन्नई, श्री पेरुम्बदूर और कोलंबो। तो इसका सही उत्तर है श्री पेरुम्बदूर। श्री पेरुम्बदूर ये तमिलनाडु में है। ऑलराइट, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14, इट सेज कि हु हैज नॉट बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा एवर। इनमें से कौन से राजनेता कभी भी लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष नहीं रहे हैं? इसके ऑप्शंस हैं सोमनाथ चटर्जी, पीए संगम, मीरा कुमार और सुषमा स्वराज। तो सोमनाथ चटर्जी भी रह चुके हैं, पीए संगम भी रह चुके हैं, मीरा कुमार भी रह चुकी हैं, एंड सुषमा स्वराज नहीं रही हैं, जो अभी
पिछले मोदी गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी एंड शी वॉज अ ग्रेट लेडी, मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत अच्छी नेता थी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट लीडर्स में से एक थी। शी इज नो मोर बट शी इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। तंबाकू को रोकने वाला दिवस कब मनाया जाता है पूरे विश्व में? इसके ऑप्शंस हैं 25 मई, 31 मई, 28 मई और 24 मई। तो इसका सही उत्तर है 31 मई। May 31st इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। ऑल राइट, लेट अस मूव अहेड। Which of the following ecosystems covers the largest area on the Earth's surface? इनमें से कौन सा इकोसिस्टम इस धरती पर सबसे ज्यादा एरिया घेरता है या सबसे ज्यादा एरिया कंज्यूम करता है? डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, मराइन इकोसिस्टम और माउंटेन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है जरा डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल। ठीक है ना? तो किसी भी एक जगह का समूह जिसमें लोग रहते हैं या कोई भी पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो मराइन इकोसिस्टम जो है जलीय जनजीवन, तो दैट इज ऑक्युपाइड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 इट सेज कि विथ विच गेम इज डबल फॉल्ट एसोसिएटेड। डबल फॉल्ट एक शब्द है जो किस गेम में प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन है लॉन टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। तो इसका सही उत्तर है लॉन टेनिस। क्या आप जानते हैं कि लॉन टेनिस की पॉइंट काउंटिंग किस प्रकार से होती है? अगर आप जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट में लिख के यस और नो बताइए। जरा लॉन टेनिस लिखिएगा और यस और नो लिखिएगा। ऑलराइट, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इट इज अनकॉमन इन इंडिया बाय द वे, और मुझे जानकारी है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग जस्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18 की वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया लोकेटेड। इसके ऑप्शंस हैं डिगबोई, कोचीन, मथुरा और गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर है डिगबोई इज इन आसाम, जो कि भारत का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी या तेल शोधक कारखाना कह लेंगे है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन फर्स्ट दैट इज डिगबोई। नेक्स्ट, थैलेसीमिया इज अ हेरिडेटरी डिजीज अफेक्टिंग ऑप्शंस आर ब्लड, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। तो थैलेसीमिया जो बीमारी है वो हमारे ब्लड को प्रभावित करता है और ये क्या करता है कि हमारे हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम कर देता है अगर हम थैलेसीमिया डिजीज से प्रभावित हैं या ग्रसित हैं तो। ऑलराइट, चलें आगे। थैलेसीमिया अफेक्ट्स ब्लड, सो रिमेंबर इट। ऐसे डिजीजेस कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, तो जरूर इसे अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। चलें आगे जी। क्वेश्चन नंबर 28 इट सेज दैट पॉलीथीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं मीथेन, स्टाइरिन, एसिटिलीन और इथाइलिन। तो इसका सही उत्तर है इथाइलिन। इथाइलिन को पोलिमराइज करके पॉलीथीन बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, और गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रही है कि पॉलीथीन को बंद किया जाए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी होती है? 23 यार्ड्स, 24 यार्ड्स, 22 यार्ड्स और 21 यार्ड्स। तो इसका सही उत्तर होगा 22 यार्ड्स, और 22 यार्ड्स का मतलब होता है 20.12 मीटर। 20.112 मीटर होता है 22 यार्ड का मतलब, लगभग। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 22 इट सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं अरेबिक, चाइनीज, पोर्चुगीज और स्पेनिश। तो इसका सही उत्तर है, देखो आप, पोर्चुगीज। अब मैं आपको बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 6 भाषाएं चलती है। कौन से? देखो आप शॉर्टकट में याद करो। फ्रेस्का, F फॉर फ्रेंच, R फॉर रशियन, E फॉर इंग्लिश, S फॉर स्पेनिश
C फॉर चाइनीज एंड A फॉर अरेबिक। ठीक है ना, तो फ्रेस्का आप लिख लो कहीं पे, FRESCA, फ्रेस्का। फ्रेस्का ये 6 भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो बोली जाती हैं। पोर्चुगीज इज नॉट वन ऑफ दोस। क्वेश्चन नंबर 23 सेज कि व्हिच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा इन किन 2 देशों को अलग करती है? इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना एंड तिब्बत, इंडिया एंड चाइना और इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोलुबल विटामिन। इनमें से कौन सा वाटर सोलुबल विटामिन है या पानी घुलनशील विटामिन? इसके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो हैं वो वाटर सोलुबल हैं, बाकी ए, डी, ई और के जो हैं वो हैं फैट सोलुबल विटामिन। ऑलराइट, आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको जरूर ये क्लियर हो गया होगा। इसको भी लिख लीजिए, बहुत जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोलुबल एंड रेस्ट ए, डी, ई एंड के आर फैट सोलुबल। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 25 सेज कि लक्ष्य विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डिफेंस सिस्टम इज सरफेस टू एयर मिसाइल, मिसाइल फायरिंग सबमरीन, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट। तो इट इज पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट और इसको बनाया था डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने इसे बनाया था लक्ष्य को, विच इज अ पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, लक्ष्य। नेक्स्ट वन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच इन लोकसभा। किनमें लोकसभा में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव हैं? इसके ऑप्शंस हैं मणिपुर एंड मेघालय, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज मिजोरम एंड नागालैंड। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा में केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन है, एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। आगे बढ़ जाए तो कोई पता नहीं, बट अभी तक एक ही है और बढ़ेगा भी तो 2026 के बाद बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27 सेज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया या इन इंडिया। इनमें से किसको भारत के पब्लिक पर्स के गार्डियन के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कैग, द प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द पार्लियामेंट। इसका सही उत्तर है कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नोन एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD is used as standard measure of। इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट सिस्टम, ऑक्सीजन लेवल इन एनिमल्स, ऑक्सीजन लेवल इन वाटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन लेवल इन वाटर सिस्टम। पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है ये मापने की चीज है, दैट इज कॉल्ड और इट इज डिफाइंड एज biological oxygen demand। Question number 29, it says that which of the following crops come under खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी फसल खरीफ क्रॉप के अंडर में आती है? इसका ऑप्शन है व्हीट, मस्टर्ड, पैडी एंड फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड मतलब तीसी होता है और पेट के मरीजों के लिए या कब्ज जिनको है उसके लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित हो रहा है फ्लैक्सीड। इसकी कीमत दिनों दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जबकि मैं गांव से आता हूं, आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे फ्लैक्सीड यानी कि तीसी को बहुत देखा होगा आपने, उसको कोई गांव में पूछता नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो खरीफ क्रॉप जो है इनमें से कौन सा है? पैडी, धान जो है, धान इज खरीफ क्रॉप, बाकी सब के सब रबी क्रॉप हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज की फ्रूट मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग जेली इज। इनमें से कौन सा फल जेली बनाने के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है पपाया, पपीता, मैंगो, बनाना और गुआवा। तो इसका सही उत्तर है मैंगो। मैंगो का प्रयोग जो है जेली बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की हु इज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? इनमें से सर सैयद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर है द श्रेय या जो क्रेडिट गोज टू नवाब सलीम उल्लाह खान। नवाब सलीम उल्लाह खान इज द 100% राइट आंसर।
और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी जरा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट फिनांस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। फिनांस कमीशन किस वर्ष में लागू किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1956, 1953, 1952 एंड 1951। इसका सही उत्तर है 1951 में फर्स्ट फिनांस कमीशन आया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में आता है। 1951 the first finance commission was constituted in India for the first time. 33rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि which of the following was the court language during the reign of Akbar? अकबर द ग्रेट के समय में उसके ऑफिस या दफ्तर का कार्यकाल या कारभार किस भाषा में होता था? हिंदी, उर्दू, पर्शियन और अरेबिक। तो इसका सही उत्तर है पर्शियन। पर्शियन इज द 100% राइट आंसर ओवर हेयर। 34 नंबर क्वेश्चन सेज कि वास्को दा गामा केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? इसके ऑप्शंस हैं 1490, 1492, 1497 एंड 1498। 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। वह आया था कालीकट बंदरगाह पर, जिसका आज नाम बदल के कोझिकोड कर दिया गया है। और पहली बार में ही वास्को डी गामा भारत से बहुत सारे मसाले भर करके यूरोप ले गया था, उसे बहुत दामों में बेचा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वास्को डी गामा फिर उसके बाद 2 बार भारत आया। आप कभी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, राजीव अहीर द्वारा जो बुक लिखी गई है हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम नाम की, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर हिस्ट्री। कभी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं कि वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, 1498 के 2 बार। और क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है कि द नंबर ऑफ जोनल काउंसिल्स इन इंडिया आर। कितने भारत में जोनल काउंसिल है? राज्य व्यवस्था को, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए भारत में जोनल काउंसिल की भी व्यवस्था की गई है। इसके ऑप्शंस हैं 5, 4, 3 एंड 7। तो इसका सही उत्तर है 5। देयर आर 5 जोनल काउंसिल इन इंडिया एंड दोज जोनल काउंसिल स्टेट को मिला के बनाए गए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और एक सेंटर। तो ये हैं जोनल काउंसिल आपके। ऑलराइट, लॉ के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इसके ऑप्शंस है जापान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। संविधान में संशोधन लाने की प्रक्रिया को हमने कौन से देश के संविधान से बोरो किया है? तो इसका सही उत्तर है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये चीज ली है कि हम भी अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इट सेज कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। इस चीज को हमने कहां से लेकर के आया है, कौन से देश के संविधान से उठाया है? इसके ऑप्शंस हैं यूएसए, जर्मनी, यूके एंड रशिया। तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। और जर्मनी के संविधान को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऑलराइट, जर्मनी के संविधान को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दैट इज 100% करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इट सेज कि द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज द विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मतलब कौन से नंबर के वो प्रेसिडेंट हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं 12th, 13th, 14th और 15th। तो रामनाथ कोविंद जो हैं माननीय राष्ट्रपति भारत के, वे 14वें राष्ट्रपति हैं, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 39 इट सेज कि जस्टिस शरद अरविंद बोबडे इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? इसके ऑप्शंस हैं 46th, 47th, 43rd और 48th। तो इसका सही उत्तर है 47th। 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबडे। क्या आप बता सकते हैं कि इनसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम क्या था? कृपया कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 इट सेज कि जीएसटी was introduced in India on which date? गुड्स सर्विस टैक्स,
कौन से डेट को भारत में लागू किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1 जून 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अगस्त 2017 और 1 अप्रैल 2017। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? इंद्रावती जो पावर प्रोजेक्ट है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो ये है ओडिशा में और यह प्रोजेक्ट जो है वो महानदी के ऊपर बनाया गया है जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 इट सेज कि ऊटी इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऊटी भारत के कौन से राज्य में स्थित एक हिल स्टेशन है? इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। और ऊटी में पहली वाली राज जो मूवी थी, जो डिनो मोरिया वाली, बिपाशा बसु वाली, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और कभी जाइएगा तो मजा आएगा यहां पर। तो ये है आपके तमिलनाडु में, ऊटी इज इन तमिलनाडु। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज कि डायमंड हार्बर इज लोकेटेड एट विशाखापट्टनम, 24 परगना वेस्ट बंगाल, चेन्नई और मैंगलोर। तो डायमंड हार्बर जो है ये है 24 परगना वेस्ट बंगाल में। हार्बर बोलते हैं सी पोर्ट को इनफैक्ट, ठीक है ना। तो ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहीं पर स्थित है। कलकत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 2-3 घंटे लगते हैं। 44th नंबर इज कि रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल फॉर विच लिटरेरी वर्क्स? इसके ऑप्शन है राजतरंगिणी, गीतांजलि, कल्प कुंडला और खोकर बाली। तो इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर की यह पुस्तक इनको नोबेल पुरस्कार दिलवाई थी 1913 में। इट वॉज गीतांजलि। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडियन टू गेट रमन मैग्सेसे अवार्ड वॉज? द ऑप्शंस आर रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। इनको 1958 में 1958 में दिया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे कि एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। साल 2019 में रवीश कुमार जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, एक बहुत ही बढ़िया पत्रकार, उनको दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। आगे है कि नदी के द्वीप इज द लिटरेरी वर्क्स ऑफ? नदी के द्वीप इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसके ऑप्शंस हैं निर्मल वर्मा, कृष्णा शोभती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे और निर्मल वर्मा। तो नदी के द्वीप जो पुस्तक है इसको लिखा है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ये बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 सेज कि ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय? इसके ऑप्शंस है बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ऑलराइट, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन कृपया इसे लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज मापा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सेज कि द पोएटिक वर्क ऑफ रश्मि रथी इज द लिटरेरी वर्क्स ऑफ whom? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिद्धिनकर, सुमित्र नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पोएटिक वर्क रश्मि रथी जो है वो रामधारी सिद्धिनकर ने लिखा हुआ है और इसमें इन्होंने कर्ण को बलशाली बताने की कोशिश की है। जो महाभारत से उद्धृत है, कर्ण जो पात्र हैं उनको इन्होंने बहुत शक्तिशाली बताने की कोशिश की है। और रश्मि रथी के ऊपर हमने नाटक भी किया है कई बार, तो बहुत सारे डायलॉग्स आज भी हमें याद हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सहधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। चलिए बाद में सुनाएंगे कभी। द नेक्स्ट वन इज कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू? जो तारे टिमटिमाते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? इसके ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है रिफ्रैक्शन। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट,
तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या एटमॉस्फेयर हो या फिर कोई सॉलिड वस्तु हो या कोई भी चीज हो, सॉलिड एयर, सॉलिड लिक्विड गैस में से अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश एंटर करता है तो उसकी गति चेंज होती है। एंड दैट इज हाउ, गति नहीं, उसका एंगल जो है दैट डेविएट्स इनफैक्ट। तो इसीलिए तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 58, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह वॉज अमृतसर, तलवंडी, पटना साहब और नंदेड़। तो द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह वॉज पटना साहब। ऑलराइट, गुरु तेग बहादुर के बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु गोबिंद सिंह के 2 बेटे थे, एक 7 साल का था, एक 10 साल का था। उसको उस समय मुगल साम्राज्य ने दीवारों में चिनवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो इनका बर्थ प्लेस है गुरु गोबिंद सिंह जी का पटना साहब, और इसीलिए 350वां प्रकाश पर्व शुरू हुआ था आज के 2 साल पहले। इस बार 352वां प्रकाश पर्व मनाया गया है बहुत ही धूमधाम से। उस समय पटना को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। नीतीश कुमार ने काफी कुछ किया था इस कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए। गुरु गोबिंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं और जिन्होंने खालसा की स्थापना भी की थी, और इनकी मृत्यु जो है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। मुझे जरूर विश्वास है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुए होंगे, आपको काफी ज्यादा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और अगला वीडियो आपको कब तक चाहिए ये भी हमें बता दीजिए, ताकि हम बनाकर तैयार रखेंगे और आप अपनी तैयारी को उसी तरीके से एक अच्छी नई दिशा देंगे। एक नई ऊर्जा के साथ आप अपनी पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ करते रहेंगे। जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार वंस अगेन।